नमस्कार, वेलकम। फिर एक नए एपिसोड पे आपका स्वागत है। तो अब हमने जो पिछली बार जो डिस्कस किया था उसको वहाँ से शुरू करते हैं कि कैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेचुरल कैलामिटी जो है, एक प्राकृतिक आपदा, वो उसने जो है वो नीग्रो को पूरी तरीके से घेर लिया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज थे वो तो ख़त्म हुए ही हुए। और एक लेकिन बहुत बड़ी एक मेजर समस्या वहाँ ये आई कि वहाँ पर जो है, जो प्रजनन क्षमता थी वहाँ के लोगों की, जिसमें कि उनके राजा रानी भी शामिल थे, वो प्रजनन क्षमता जो है उस प्लेनेट पे ख़त्म होने लगी धीरे धीरे, और नए बच्चे पैदा होना ख़त्म हो गए। और हुआ क्या कि उसी दौरान जो है वो महल के दरवाजे पे जो है एक बच्चा जो है, जो कि जो है वो एक लड़का था, मेल चाइल्ड था, वो वहाँ पर जो है ना वो कोई छोड़ के चला गया। और उसको जो है वहाँ की जो रानी थी, क्योंकि उसके भी कोई बच्चा जो है ना नहीं हो रहा था, उसने उसको जो है वो अडॉप्ट कर लिया। तो वो जो राजा था, दूरू था, ये एक दासी का पुत्र था, दूसरी रानी का था, कोई लीगल हेयर नहीं था वो नीब्रू का। अब ये जो अडॉप्टेड बच्चा था, ये इसको जब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो एक लीगल हेयर मान लिया गया कि हाँ भाई, अब ये रानी ने इसको कह दिया है कि ये हमारा बच्चा है। तो उसको उन लोगों ने ना चाहते हुए भी बड़े बेमन से जो है वहाँ की जनता ने और वहाँ की जो काउंसिल थी, उन्होंने उसको मान लिया कि भाई ठीक है, क्योंकि जब कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था। अब जो ये जो बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और उसका नाम जो उन्होंने रखा, उसका नाम था लाहमू। इसका जो बेटा था दूरू का, उसका नाम था लाहमू। ये जो लाहमू था, ये धीरे धीरे वहाँ पर बड़ा होने लगा महल में। और क्या हुआ कि जब ये बड़ा हो गया, और उसके बाद जो है वो बच्चे तो वहाँ हो ही नहीं रहे थे, और उसके और किसी दासी से या और मतलब जो उसकी रानी थी दूरू की, उससे भी कोई बच्चा नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली जो है मजबूरी में इसी लाहमू को ही उनको जो है वो वहाँ का राजा घोषित करना पड़ा, और वो वहाँ का जो है वो 8वां राजा बना दिया गया, 8th किंग। वहाँ पर उनके सामने जो बहुत बड़ा समस्या जो थी, वो थी वहाँ के, जो हमने डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेरिक ब्रीच की, क्योंकि वहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ा होल हो गया था एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ उनके नेचुरल रिसोर्सेज वो सब खत्म होते चले जा रहे थे, और वो उसको जो है जल्दी से जल्दी ठीक करना चाह रहे थे। तो वहाँ के जो लर्नड साइंटिस्ट थे, जो काउंसिल वहाँ बैठी, उन्होंने कई चीज़ों के ऊपर विचार किया, और उसमें से एक विचार उनका ये था कि हम जो है या तो अपने जो है ना जो क्योंकि तब तक वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके थे नीब्रू के लोग, तो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। तो उन्होंने सोचा कि हम न्यूक्लियर वेपन से ये जो हमारे सोए पड़े हुए हैं ना वॉल्केनोज, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी, इनको हम एक्टिवेट करते हैं और इनमें धमाके करते हैं, तो जिससे जो गैस निकलेगी उससे हमारा एटमॉस्फेयर शायद बच जाए। और एक दूसरा जो है वो जो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक विचार ये रखा कि जो मेटल है, गोल्ड, सोना, इसको बिल्कुल क्रश करके, क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है ना वो एक मेटल है इस काम के लिए, कि इसको क्रश करके इसका जो पाउडर है उसको हम एटमॉस्फेयर में छिड़क दें अगर, तो इससे क्या होगा कि सूरज की जो किरणें हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, वो तो रिफ्लेक्ट होकर वापस चला ही जाएगा स्पेस में, और इससे हमारा जो है जो हीट है वो भी हमारे प्लेनेट पे रुकेगी। तो ये एक उनका विचार था। अब ये जो चीज़ थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ी जो है ना वो चीज़ आगे डेवलप करेगी, और ये हम आगे एपिसोड में इसके ऊपर बहुत गहराई से बात करेंगे कि ये क्या था, और ये किस तरीके से उन्होंने उसको जो है ना वो इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन एक जो समस्या थी वो ये थी कि नीब्रू पे जो गोल्ड था, जो सोना था, वो बहुत रेयर मेटल था, वहाँ पर बहुत ही कम था ये। और वहाँ जो है जो सबसे ज़्यादा बहुतायत में जो चीज़ पाई जाती थी वो था क्रिस्टल। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक उसके बारे में बताना चाहूँगा कि नीब्रू पे जो इनके महल थे, जो इनके बाग बगीचे थे, वहाँ क्रिस्टल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। और उसकी वजह से एक हमने मैं बात करी थी कि वहाँ पर एक रेडिश सा ग्लो रहता, तो हीट भी वहाँ से उससे रिफ्लेक्ट करती थी, तो एक बहुत ही अच्छा सा वहाँ पर उसकी वजह से एक माहौल था। लेकिन गोल्ड वहाँ नहीं था, और गोल्ड था भी तो बहुत कम था, जिससे कि उनकी जो है ना वो ज़रूरत वहाँ पर पूरी नहीं हो सकती थी जो वो सोच रहे थे। तो अब उनके जो ये एक समस्या थी वो बनी हुई थी, और साल दर साल नीब्रू के जो शार थे वो गुजरते जा रहे थे, और वहाँ कुछ हो नहीं पा रहा था।
और ये जो राजा था, ओ सॉरी, एक चीज़ मैं यहाँ कलेक्ट करना था, उसका नाम, क्योंकि ये दूसरे राजा का नाम था, ये लहमू उसका नाम था, लहमा, सॉरी। तो ये यहाँ एक करेक्शन करते हैं, लहमा, ये था वो राजा, 8वां राजा। तो लामा भी जो था ये भी कुछ नहीं कर पा रहा था, और वहाँ पर जो है ना वो क्या हुआ कि इसकी वजह से एक वहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया। हुआ क्या कि वहाँ महल में, क्योंकि वहाँ बड़ी सारी दासियाँ थी, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया कि वो राजा थे, उनका एक सिस्टम था कि उनकी एक लीगली वेडेड जो है ना वो वाइफ थी, लेकिन उनके बहुत ढेर सारी दासियाँ थीं, या इनको कह सकते हैं और भी रानियाँ थीं उनकी, पटरानियाँ टाइप की, जो मतलब वहाँ रहती, तो उनके भी बच्चे वहाँ पर रहते थे। उनमें जो है, जो एक जो प्रिंस था, एक जो राजकुमार था जो उस महल में रहता था, उसने जो है एक अपना ग्रुप बनाया बाकी राजकुमारों के साथ, और उसने वहाँ विद्रोह कर दिया इस लामा के अगेंस्ट में कि ये कुछ नहीं कर पा रहा है और ये राजा बेकार है और इसको यहाँ गद्दी से हटना चाहिए। ये जो प्रिंस जो था जिसने ये विद्रोह किया था, उसका नाम था अलालू। उसने क्या किया कि ये पूरा ग्रुप बनाया और उनसे कहा कि हम लोग जो है ना इसको हटाएंगे इसके शासन से, इसके राज्य से, क्योंकि पहली बात तो उनकी ये वो इससे चिढ़े हुए थे, क्योंकि इसकी जो लिनीज था इसका पता नहीं था, ये कौन है क्या था लामा, इसके बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया और वो महल में घुस गए। और वहाँ पर जो है ना महल में घुस के जो है ना, जब लामा को पता चला कि ये सब इतना बड़ा एक ग्रुप जो है ना पूरा राजकुमारों का, वो उसने महल में जो है चढ़ाई कर दी, और वो अब सेंट्रल हॉल जहाँ पर इसका सिंहासन हुआ करता था उधर बढ़ रहे हैं। तो लामा अपनी जान बचा के वहाँ से भाग लिया, और वो भागा। जब इस अलालू को पता चला कि ये लामा जो है वहाँ से भाग रहा है, तो वो उसके पीछे भागा, और वो भागते 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 जो महल की एक टॉवर थी उसके ऊपर लामा जो चढ़ता चला गया अपनी जान बचाने के लिए, और पीछे पीछे अलालू उसको जो है ना वो परसू करता हुआ उसके पीछे भागता हुआ चला गया। और बिल्कुल जब ये ऊपर पहुंचे तो वहाँ पर आपस में इनकी गुत्थम गुत्था, एक कुश्ती टाइप की लड़ाई, इनके द्वंद्व युद्ध टाइप का शुरू हो गया, और वहाँ पर जो है ना ये दोनों लड़ने लगे। उस लड़ाई के दौरान जो है लामा का जो है वो टावर के ऊपरी मंजिल से पैर फिसला और वो वहाँ से नीचे गिर गया, और जब वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा तो उसकी मृत्यु हो गई। तो लामा जो है वो वहाँ पर उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। अलालू ने जब ये देखा, वो तुरंत नीचे आया, सेंट्रल हॉल में आके उसने ऐलान किया कि लामा मर चुका है और अब जो है इस सिंहासन पे मेरा हक है, और वो सिंहासन पे बैठ गया। उसने बाकी राजकुमारों से भी कहा कि भाई अब से मतलब जो है ना मैं यहाँ का राजा हूँ। इस तरीके से उसने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर करके निबिरू का राजा डिक्लेयर कर दिया। अब क्या हुआ कि इससे जो है वहाँ पर खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि जो निबूरियंस थे उसमें जो है ना उनमें भी एक दो ग्रुप हो गए। कुछ लोग जो है ना उसके फेवर में थे अलालू के कि हाँ ये इसने ठीक किया, इसको हमारा ये बेकार शासक था, इसको हटा दिया गद्दी से। लेकिन बाकी जो एक ग्रुप था वो इसके अगेंस्ट हो गया अलालू के, और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मर्डर है, ये तो इसने जो है ना हत्या करी है राजा की, तो इसके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो है वहाँ पर एक जो है वो बवंडर बच गया, और उन्होंने जो है ना कहा कि भाई काउंसिल बनानी चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि वहाँ पर निबिरू के ऊपर, जैसे अभी हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कशन किया था कि एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस थी। जो पहला राजा वहाँ पर एन हुआ था तो वो एक काउंसिल बैठी थी, बाकायदा वहाँ वोटिंग हुई, और वहाँ से उनको जो है ना सबकी सर्वसम्मति से वो राजा चुना गया था। और इसने आके एक तरीके से वहाँ पर अलालू ने उसको सिंहासन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया। तो क्या हुआ कि उस काउंसिल ने फिर क्या किया, पहली बार वहाँ पर जो है ना 7 जो है वो जजेस की एक जो है ना वो एक कमेटी बनाई, और 7 जज वहाँ पर अपॉइंट किए गए, और कहा गया कि भाई ये जज जो हैं ये फैसला करेंगे, न्यायाधीश जो हैं ये 7, और इनके सामने अलालू को पेश किया गया। जब अलालू को जो है ना वहाँ पर पेश किया गया और उससे कहा गया कि भाई तुम कौन हो, कैसे मतलब जो है ना इसको कर सकते हो, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तुम अपने बारे में बताओ, क्योंकि तुम्हारे बारे में तो किसी को पता नहीं, तुम हो कौन, तुम कैसे आके गद्दी पे बैठ गए, तुमने कैसे राजा का जो है ना वो मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी। तब अलालू ने कहा कि नहीं, मेरी जो लीनिएज है और जो मेरी मतलब जो है ना ब्लड लाइन है वो भी रॉयल है। तब उन्होंने कहा कि तुम इसको प्रूव करो कि तुम्हारी जो है ना जो लीनिएज है वो रॉयल है। तो उसने कहा कि जो अंशरगल राजा थे, जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कशन किया था, उनका मैं पहला बेटा हूँ, जो कि मैं एक दासी से पैदा हुआ था, दूसरी रानी से, पटरानी से,
और जो रानी किशोरगल थी, उन्होंने इसके जब उनके बाद में बेटा हुआ तो उन्होंने बहुत हल्ला मचाया और मुझे सिंहासन पे बैठने से मना कर दिया कि नहीं, मैं मतलब नहीं बैठूंगा। और उन्होंने अपने बेटे अंशर को जो है फिर सिंहासन पे बिठाया था। और मैं वही बच्चा हूँ, वही लड़का हूँ, वही राजकुमार हूँ जिसको कि उन्होंने मना कर दिया था। अब जब उसने ये चीज़ डिस्क्लोज करी तो वो जजेस जो थे वो सोच में पड़ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इसको तो हमको जो है भाई क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने बाकायदा जो है वहाँ के जो महल के रिकॉर्ड्स थे वो मंगवाए। और जब वो मतलब जो है ना रिकॉर्ड्स मंगवाए तो उसमें उन्होंने जब उसकी सारी एंट्रीज देखी, क्योंकि अंशरगल ने ही ये सिस्टम भी शुरू किया था कि भाई जो भी अब शार दर शार जो है जो भी राजा होगा या उसके पहले जो हुए थे उनकी पूरी बिल्कुल एक सिस्टमेटिकली जो है रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो वहाँ पर ये चीज़ दर्ज पाई गई और वहाँ पता चला कि ये जो अलालू था ये अंशरगल का पहला बेटा था। लेकिन जो रानी किशोरगल के क्योंकि बाद में बेटा हो गया था तो उन्होंने इसको राज देने से मना किया और इसको जो है वो राज मतलब नहीं, इसको राजा बनाया गया और उसके बेटे अंशर को राजा बनाया गया। तो अब जब ये चीज़ मतलब जब हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अब जब इसकी ठीक है, इसने राजा का मर्डर किया है और अब हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं, कोई राजा तो है नहीं और कोई उनकी ब्लड लाइन में कुछ ऐसा है भी नहीं। लेकिन ये क्योंकि एक रॉयल ब्लड लाइन का राजकुमार है, तो अगर इसको हम जो है ना इसको अगर एक राजा बने रहने देते हैं और इसको राजा घोषित कर देते हैं तो ये नीबरू का भला ही करेगा, इसमें नीबरू की भलाई है। तो उन्होंने मतलब जो है सब पूरी जो है जनता को, सारे राजकुमारों को, पूरे महल में सबको बुलाया और कहा कि अब हम इसके बारे में ये इसको पब्लिकली अनाउंस करेंगे कि भाई तुम यहाँ के अब ये इलेक्टेड राजा हो। और जब सब वहाँ पर आ गए और उन्होंने जब सबसे पूछा जजेस ने, वो जो न्यायाधीश थे सारे, कि भाई इसको किसी पे आपत्ति तो नहीं है, तो भीड़ में से एक आवाज़ आई कि नहीं, मुझे आपत्ति है क्योंकि इस सिंहासन का असली हकदार मैं हूँ। जब उन्होंने देखा कि ये कौन बोल रहा है तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर जो प्रिंसेस खड़े हुए थे, एक तरफ जनता थी, काउंसिल थी, और एक तरफ जो सारे राजकुमार खड़े हुए थे या बैठे हुए थे, वहाँ से ये आवाज़ आई थी। तो उन्होंने कहा तुम जो भी हो वो हमारे सामने आओ। तब वो जो है ना एक यंग राजकुमार जो है वो सामने आया और उन्होंने पूछा भाई तुम कैसे कह सकते हो, कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा मेरा नाम अनु है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये जो राजकुमार था अनु, ये कौन था, इसके क्या एंटीसीडेंट्स थे, इसके क्या इसकी मतलब जो वंशावली थी, किसका बेटा था ये, किस तरीके क्यों इसने ये क्लेम किया। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अब यहाँ से बनेगी क्योंकि अनु के बाद से इस डिक्लेरेशन के बाद से वहाँ का पूरा ही माहौल, नीबरू का हर चीज़ वहाँ पर चेंज हो जाती है। तो अब हम इसको जो है अगले एपिसोड में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एपिसोड्स को देखते रहिए। नमस्कार।